हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को, जैसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर और क्या एग्जाम्पल्स हैं हम डिस्कस कर लिए थे मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। ठीक है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है इसका, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड है, तो उन पार्ट्स को हमने नाम लिख लिए थे। हमने स्टार्ट किया था टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने देखा था कि टेस्टिस जो है एक राउंड स्ट्रक्चर है और स्क्रॉटम के अंदर लोकेटेड होती है। ठीक है, अब इस टेस्टिस के सराउंडिंग भी कवरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और कवरिंग का नाम हमने लिख लिया था, दो कवरिंग है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है बेटा, हमने देखा था कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि इनर लेयर है, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर उसको सेप्टे में डिवाइड करती है। तो हर एक टेस्टिस के अंदर 200 to 300 सेप्टी के थ्रू लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोब्स सेप्टी जो होती है, सेप्टी के थ्रू टेस्टिस किस में डिवाइड होता है, लोब्स में। अब इस लोब के अंदर कुछ सुपरकॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। इतना पार्ट हम कवर कर चुके थे। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख ली, हमने प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। हम कुछ सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने 3 तरह की सेल्स लिखी थी। कौन कौन सी? फर्स्ट लिखी थी हमने सर्टोली सेल, इसके बाद लिखी थी हमने स्पर्मेटोजेनिक सेल, और थर्ड लिखी थी हमने लीडिंग सेल। तो इन्हीं की सेल्स के क्या फंक्शन है उसको भी लिख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सेल्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 तरह की सेल्स लिख ली थी हमने, सेल्स के फंक्शन लिखेंगे हम। स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल और स्पर्मेटोगोनिया undergoes spermatogenesis to produce sperms। ठीक है, और स्पर्म क्या है बेटा? मेल गैमेट। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनिक सेल स्पर्मेटोजेनेसिस में जाती है और क्या फॉर्म करती है? स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। इसके बाद दूसरी सेल देखी थी हमने, जिसका नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल आर responsible for the nourishment of spermatozoa, या सिंपली बोल सकते हैं हम स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स के नरिशमेंट में हेल्प करती है सर्टोली सेल। थर्ड जो सेल थी, हमने देखा था 3 तरह की सेल प्रेजेंट थी, स्पर्मेटोजेनिक सेल, सर्टोली सेल, और थर्ड थी लीडिंग सेल। थर्ड कौन सी थी? लीडिंग सेल। ठीक है, या इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, अब ये क्या काम करती है? interstitial cell helps to produce
टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन क्या है, ये है मेल सेक्स हार्मोन। क्या है टेस्टोस्टेरॉन? मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, हमने कल लिखा था बेटा कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर डिफरेंट लोब्स हैं और उन लोब के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स प्रेजेंट है, एक सुपरकॉइल्ड ट्यूबुल प्रेजेंट है, ट्यूब्स प्रेजेंट है। उन ट्यूब्स की जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर हमें ये 3 तरह की सेल्स देखने को मिल रही है। अब ये 3 तरह की सेल्स क्या फंक्शन करती है, तो वही हमने फंक्शन डिस्कस किए यहाँ पर, ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट सेल थी स्पर्मेटोजेनिक सेल और स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक सेल और स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोजेनिक सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया एक ही नाम है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करती है और स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन करती है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म को बनाने के लिए प्रोसेस है। ठीक है, अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सी सेल रोल प्ले करती है, तो स्पर्मेटोजेनिक सेल। ठीक है, स्पर्म को फॉर्म करने वाली सेल। सेकंड जो सेल है उसका नाम है सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल जब ये स्पर्मेटोजेनिक सेल स्पर्म्स का प्रोडक्शन करती है तो उसको नरिशमेंट की भी जरूरत होती है, अदरवाइज स्पर्म्स वायबल नहीं होंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो वायबिलिटी के लिए ये सर्टोली सेल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नरिशमेंट करती है ये। ठीक है, नरिशमेंट में रोल प्ले करती है स्पर्मेटोजोआ के, या फिर सिंपली बोल सकते हैं हम स्पर्म्स के। थर्ड जो सेल है जिसका नाम है लीडिंग सेल, हमने कल लिखा था, और इसका दूसरा नाम और आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है, तो इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर? ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है एक मेल सेक्स हार्मोन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, क्या करता है ये, जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इंक्लूड, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी ग्रोथ में, और साथ साथ बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो सारे टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही होते हैं एक मेल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही फीमेल के अंदर भी डिफरेंट हार्मोन्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम, तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे, इसको रब कर रहा हूं मैं। हमने तीनों सेल्स के फंक्शन देख लिए, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, और जो कि स्पर्मेटोजेनिक सेल है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। हमने तीनों सेल को डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं टेस्टोस्टेरॉन जो कि लीडिंग सेल के थ्रू रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, तो आपको पता ही चल गया, मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन helps in the growth
and development of reproductive organs। ठीक है, जितने वेट बेटा मैं एक बार चेक कर लूँ, आपको नजर आ रहा है? ठीक है, तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या हेल्प करता है? तो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रोल प्ले करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ sperm production in male is called spermatogenesis। ठीक है, जो स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पर्मेटोजेनेसिस। Sperms are produced in testes and later on matured in epididymis। ठीक है, जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और एपिडिडाइमिस के अंदर जाके मैच्योर होते हैं। टेस्टिस आर सराउंडेड बाय सुपरकॉइल्ड ट्यूब like structure is called epididymis, is called epididymis। ठीक है, वेट ठीक है, दिख रहा है? तो बेटा हमने क्या क्या पॉइंट लिखे? फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने कि टेस्टोस्टेरोन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक है, जितने भी मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, उनके डेवलपमेंट में, उनकी ग्रोथ में और जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, तो वो सारे जितने भी चेंजेस हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसके बाद में द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो जो स्पर्म को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस, उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बेटा जो स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर, लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं तो मैच्योरिटी के लिए ये एपिडिडाइमिस में मूव करते हैं। और एपिडिडाइमिस क्या है? तो टेस्टिस के ही सराउंडिंग एक सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक सुपर कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के अंदर जाके स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन एपिडिडाइमिस के अंदर नहीं होता है। कहाँ पर होता है? टेस्टिस के अंदर, जो कि हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स प्रेजेंट है, उनके अंदर लीडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने का काम करती है, और जो स्पर्मेटोजेनिक सेल है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब स्पर्म टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होके एपिडिडाइमिस में मूव करते हैं ताकि ये मैच्योर हो सके। ठीक है, वायबिलिटी के लिए। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। तब तक मैं इंक रिफिल कर लेता हूँ।
ठीक है बेटा, हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेलनेस के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होते हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्म जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के थ्रू, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में प्रेजेंट होती हैं, और इसके बाद में जो स्पर्म्स हैं वो एपिडाइमिस से मूव करते हैं और वहीं पे मैच्योर होते हैं ये। इसके बाद में हमने लिखा है कि टेस्टिस के सराउंडिंग जो सुपर कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम एपिडाइमिस। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। ठीक है, रफ कर रहा हूँ बेटा इसको मैं। आगे हम डिस्कस करते हैं एक फ्लो चार्ट जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस का। वेट, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस अब स्पर्मेटोजेनेसिस का बेटा एक फ्लो चार्ट है, बस वो आपको ध्यान रखना है। एपिथेलियल लेयर है, ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो एपिथेलियल लेयर है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की, उसकी क्यूबोइडल सेल्स में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है, जिसके थ्रू स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ग्रोथ होगी। ठीक है, और ग्रोथ होने के साथ ही यहां पर बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होगा, जिसके थ्रू बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है बेटा, इस साइड में लिख रहा हूं नीचे के बाद में मैं। ठीक है, अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इसके अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब इन जो स्पर्मेटिड्स है इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा, जिसके थ्रू ये मैच्योर होके स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब स्पर्मेटोजोआ या फिर जो ये स्पर्म्स हैं इनका नरिशमेंट कौन करेगा, नर्व सेल। ठीक है, हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, किस तरह से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो हमने देखा कि जो एपिथेलियल लेयर है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की, उनके अंदर ये क्यूबोइडल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन क्यूबोइडल सेल्स के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के थ्रू ये क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो सेल है इनके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होगा, जिसके थ्रू इनके नंबर हाफ हो जाएंगे। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। ठीक है, इसलिए
ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि इसके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। जब भी मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, और गैमेट्स में इसीलिए हमेशा हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड्स बनेगा, स्पर्मेटिड्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा, ये मैच्योर होंगी, इसकी स्ट्रक्चर जो है डेवलप होगी। ठीक है, इसमें टेल का फॉर्मेशन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में ट्रांसफॉर्म होगा, तो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसको सिंपली बोल सकते हैं हम स्पर्म्स। अब इन्हीं स्पर्म्स को जो है नरिश करती है नर्व सेल। ठीक है, तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, इसको बस आपको एक फ्लो चार्ट याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको भी आप बना लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं जो कि है स्क्रोटम। लिखते हैं इसको सेकंड, स्क्रोटम। ठीक है, इसमें लिखते हैं बेटा स्क्रोटम इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो टेस्टिस आर लोकेटेड इन देम, टेस्टिस जो होते हैं वो इस स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्क्रोटम causes involuntary muscle, जो स्क्रोटम है उसके अंदर इनवॉलेंट्री मसल प्रेजेंट होती है बेटा, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक, इनवॉलेंट्री का मतलब जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसी मसल्स। ठीक है, तो these involuntary muscles are known as Dartus muscle। ठीक है, function of Dartus muscle is to change the position of testes to keep them
इन प्रॉपर टेम्परेचर। ठीक है, हमने लिखा है बेटा कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि टेस्टिस है, टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होते हैं। इसके बाद जो टेस्टिस है, टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर है। अब जो स्क्रोटम है बेटा, इसके अंदर इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट है। कुछ इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या है, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इन मसल्स को, इन इनवॉलेंट्री मसल्स को बोलते हैं हम डॉर्टस मसल। अभी डॉर्टस मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा जो स्क्रोटम है, इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होता है, और यही एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो कि इस स्क्रोटम के अंदर प्रोवाइड किया जाता है टेस्टिस को, ताकि जो टेस्टिस है वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके। अदरवाइज जितना हमारा बॉडी का है ना, अपर एब्डोमिनल रीजन का जितना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे स्पर्म का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। स्क्रोटम का टेम्परेचर जो कि लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, वहां पर टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होता है, इसी वजह से वहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाता है। तो डॉर्टस मसल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर टेस्टिस को प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है, ताकि जो टेस्टिस है वो स्पर्म का प्रोडक्शन इजीली कर सके। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को लिख लीजिए। 1-2 पॉइंट हम और लिखते हैं, उसके बाद में ये स्क्रोटम वाला पार्ट खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम इसमें 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं और स्क्रोटम वाले पार्ट को ख़त्म करते हैं। स्क्रोटम में लिखना है आपको स्क्रोटम हैज़ 2-3 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन दी बॉडी। ठीक है, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम होता है बाकी बॉडी के टेम्परेचर की कंपैरिजन में, एंड दिस इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर for the viability or production of sperms। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी की वजह से जो स्पर्म है उनकी वायबिलिटी मेंटेन रहती है, वो जिंदा रहते हैं, और साथ ही साथ स्पर्म का प्रोडक्शन भी इसी टेम्परेचर पर पॉसिबल हो पाता है, इसीलिए डॉर्टस मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा हमें। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड हो गया, फर्स्ट लिख लिया था हमने टेस्टिस, सेकंड लिखा था हमने स्क्रोटम, थर्ड लिखेंगे बेटा हम एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स क्या होती है? एसेसरी डक्ट्स क्या फंक्शन करती है? तो एसेसरी डक्ट्स
helps transport sperms from testis to urethra for their release outside the body। ठीक है, तो जो एसेसरी ग्लैंड्स क्या, एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं बेटा, ये एसेसरी डक्ट्स जितने भी स्पर्म्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, बॉडी से बाहर निकालने में यूरेथ्रा के थ्रू। ये कुछ एसेसरी डक्ट्स हैं जो कि हेल्प करती हैं। अभी लिखेंगे हम कुछ एसेसरी डक्ट्स के नाम, जैसे रेटाटेस्टिस, ठीक है बेटा, जैसे रेटाटेस्टिस है, और जैसे वास एफरेंशिया है, वास डेफरेंस है। तो ऐसी कुछ डक्ट्स के बारे में हमें लिखना है। पहले आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं, आगे लिखते हैं हम। There are some accessory ducts are involved in male reproductive system। कौन कौन सी बेटा? तो फर्स्ट है इसमें रेटाटेस्टिस। तो रेटाटेस्टिस क्या होता है बेटा? लिखते हैं, these are ducts that connect seminiferous tubules to seminiferous tubules को वासा एफ्रेंशिया से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, दीज आर डक्ट्स डेट कनेक्ट सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स टू वासा एफ्रेंशिया, या वास एफ्रेंट भी बोलते हैं इसको बेटा। सेकंड लिखते हैं इसी को, जो कि है वासा एफ्रेंशिया। ये क्या होता है वासा एफ्रेंशिया? तो दीज डक्ट leave the testis and opens into epididymis, which is located posteriorly of each testis। ठीक है, तो there are some accessory ducts are involved in the male reproductive system, है ना, कुछ डक्ट्स इन्वॉल्व है। हमने यहाँ पे अभी दो डक्ट का नाम लिखा है। आज के लेक्चर में हम दो ही डक्ट को डिस्कस करेंगे, एक है रेटाटेस्टिस, दूसरी है वासा एफ्रेंशिया। रेटाटेस्टिस हमें पता है बेटा कि टेस्टिस के अंदर
सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इन ट्यूबुल्स को वासा एफ्रेंशिया जो कि एक और डक्ट है उससे जोड़ने का काम ये रेटिटेस्टिस करते हैं, जो कि नेटवर्क की तरह दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो वासा एफ्रेंशिया होती है, वासा एफ्रेंशिया ये रेटिटेस्टिस आगे जाके वासा एफ्रेंशिया फॉर्म करती है, और यही वासा एफ्रेंशिया टेस्टिस के सराउंडिंग जो एपिडाइमिस प्रेजेंट है वहां पे जाके ओपन होती है, जिसके थ्रू स्पर्म्स एपिडाइमिस में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये दो डक्ट को हमने लिखा है, आप भी इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, वेट। ठीक है, ठीक है बेटा। तो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया कुछ आगे का पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।